नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एक इंग्लिश केमिस्ट थे, उनका नाम था जॉहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। 1865 में इन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया विच इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर हम लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कम है, उन एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, तो हर एट्थ एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे आपने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनको अरेंज किया है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। तो हर आठवां एलिमेंट, हर एट्थ एलिमेंट, इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एट्थ एलिमेंट, इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6, इसको सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एट्थ एलिमेंट है। इसको पहला एलिमेंट माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब है हर एट्थ एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी को शो करेगा। लिथियम के रेस्पेक्ट में सोडियम एट्थ एलिमेंट है, लिथियम शो द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सोडियम। बेरिलियम के रेस्पेक्ट में मैग्नीशियम एट्थ एलिमेंट है, मैग्नीशियम वही सेम प्रॉपर्टी शो करेगा जो बेरिलियम शो करते हैं। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया बाय अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1865। लेकिन इस लॉ का जो लिमिटेशन था, जो ड्रॉबैक था, वो ये था, दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर हैवियर एलिमेंट्स। केवल कैल्शियम तक ये लॉ एप्लीकेबल था, इसके आगे पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा लिमिटेशन है, दूसरा ड्रॉबैक है, जब ये लॉ प्रपोज किया गया उस समय नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब नोबल गैस डिस्कवर हो गई, जैसे फ्लोरीन के बाद आया नियॉन, तो अगर यहां पर नियॉन आ गया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट नियॉन है। तो एट्थ एलिमेंट को जो कि नियॉन है उसको लिथियम के जैसी प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए, लेकिन ये पाया गया कि नियॉन की जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम के जैसी नहीं है। इसका मतलब विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट वर not found to be similar to that of first element. That's why this particular law was discarded. इसी वजह से ये लॉ आपका फेल हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग लॉ डिस्कस करेंगे वो है लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस लॉ को या इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे, उनका नाम था लॉथर मेयर। उन्होंने दिया 1869 में। तो ये लॉ ये कहता है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पर, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। दिस इज सेड टू बी द लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। इसी को बोलते हैं लॉथर मेयर का क्लासिफिकेशन। अब इस बात को समझाने के लिए जो लॉथर मेयर ने थे, उन्होंने कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी ली। इन्होंने जो प्रॉपर्टी ली वो ली एटॉमिक वॉल्यूम, और दूसरी प्रॉपर्टी ली एटॉमिक वेट। तो सॉरी, एटॉमिक वेट का एटॉमिक वॉल्यूम के साथ, मतलब एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। तो आपने देखा ग्राफ इस प्रकार से मिला जो मैं यहां पर बता रहा हूं। ये ग्राफ लर्न नहीं करना है, केवल मैं इस ग्राफ के बेसिस पर इस लॉ को समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो इन्होंने ये पाया कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे ग्राफ में। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जो भी ग्राफ्स के पीक हैं, ये लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो ग्राफ की पीक्स पर पाए जा रहे हैं। एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक ऑफ द कर्व। इसका मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी एल्कली मेटल्स की वो सिमिलर होंगी। ऐसे ही जो आपके हैलोजन्स थे, हैलोजन्स, ये आपका हैलोजन यहां पर प्रेजेंट है, ये असेंडिंग, ये आपका असेंडिंग कर्व है।
ये क्लोरीन है, ये भी असेंडिंग कर्व पर है, ये ब्रोमीन है, ये भी असेंडिंग कर्व पर है। तो हैलोजेंस भी सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। ऐसे ही जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो डिसेंडिंग कर्व पर है, ये डिसेंडिंग पर है, ये भी डिसेंडिंग पर है, ये भी डिसेंडिंग पर है, ये भी डिसेंडिंग पर है। तो आपने देखा कि लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, दे आर सपोज टू ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशंस इन द ग्राफ। इसी प्रकार का जो क्लासिफिकेशन था, जो लॉथरमेयर ने क्लासिफिकेशन दिया, जो इनका लॉ था, दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। द सेम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय मेंडलीव आल्सो। मेंडलीव का भी जो क्लासिफिकेशन था, इट वाज बेस्ड ऑन द सेम क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ द सेम लॉ। लेकिन लॉथरमेयर को अपने क्लासिफिकेशन के लिए उतना ज्यादा क्रेडिट नहीं मिला, जबकि मेंडलीव को तो काफी क्रेडिट मिला था फॉर हिज वर्क। अब मैं बात करना चाहूंगा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के बारे में, कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, पूरा नाम था मिट्री, डी यहां पर साइलेंट है, मिट्री इवानोविच मेंडलीव। तो ये लॉ सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया, उनका नाम था, वो एक रशियन केमिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मिट्री इवानोविच मेंडलीव। इन्होंने कहा कि जो भी आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब ये हुआ कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक बेसिस, एटॉमिक वेट के बेसिस पर, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। दिस वाज द लॉ गिवन बाय मिट्री इवानोविच मेंडलीव, व्हिच इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो इस लॉ के बेसिस पर उन्होंने एक टेबल दी, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब वो क्या था उसके बारे में बात करना चाहूंगा। मेंडलीव ने जब अपना वर्क स्टार्ट किया, उस समय केवल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, ओनली 63 elements were discovered at the time when Mendeleev gave his periodic table. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स थे, जो 63 एलिमेंट्स थे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल एज वेल एज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वर्सेस और एटॉमिक वेट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। कहने का मतलब ये हो गया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, और उसके साथ ही साथ उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी किया। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए उन्होंने मेनली एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को लिया while studying the chemical properties of elements. Why they took hydrides as well as oxides of the elements? क्योंकि हाइड्राइड्स कब बनते हैं, जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो हाइड्राइड बनता है, और जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करता है देन इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तब वो ऑक्साइड को फॉर्म करता है, तब वो ऑक्साइड को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहां पर ये, इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों सेलेक्ट किया टू फॉर द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स? उसका कारण ये है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से बड़े आसानी से इन एलिमेंट्स में टेंडेंसी होती है कंबाइन करके कंपाउंड्स को फॉर्म करने की। दैट्स व्हाई ही टुक हाइड्राइड एज वेल एज ऑक्साइड फॉर स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने केवल ये बताया है कि जो भी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को जब डेवलप किया तो उस समय केवल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया, एंड हिज मेन कंसंट्रेशन वाज टुवर्ड्स the compounds formed by the element with hydrogen as well as oxygen. इन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्यों सेलेक्ट किया?
वो उसका कारण ये था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की ही रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है। इसी वजह से इनमें टेंडेंसी होती है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन करके कंपाउंड बना लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में।